अगली सुबह रियांश की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो ऑफिस जल्दी ही निकल गया। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो रात को वापस आकर परिधि से बात करेगा। और वहीं मेरी आंटी ने सबसे पहले परी को तैयार किया, क्योंकि परिधि अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए वो अभी परी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। इसी वजह से मेरी आंटी अभी भी परी का ख्याल रख रही थी। मेरी आंटी परी को डाइनिंग टेबल पर एक चेयर खींचकर उसे उस पर बिठाती है और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। लेकिन वहां उन्हें परिधि कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वो अभी भी सो रही होगी, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और परी के ब्रेकफास्ट के बाद उसे एक मेड के पास छोड़कर अपने दूसरे कामों में लग गई। अब तो सुबह के 11 बजने आए थे, लेकिन फिर भी परिधि अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। मेरी आंटी को अब उसकी फिक्र होने लगी थी, तो वो उसे देखने उसके रूम में जाती हैं। लेकिन परिधि को वहां ना देखकर एक पल लिए तो उनका दिल ही बैठ जाता है और वो उसे पूरे रूम में ढूंढने लग जाती है, लेकिन परिधि उन्हें नहीं मिलती। तो वो घबराते हुए कमरे बाहर निकलती है और घर के सारे स्टाफ से परिधि के बारे में पूछती हैं, यहाँ तक कि घर के सिक्योरिटी गार्ड्स से भी, लेकिन किसी को भी परिधि के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी आंटी के दिल में अब बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। उठे डर लगने लगा था कि कहीं परिधि ने कल जो हुआ उसकी वजह से कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। वो इसी डर के चलते रियांश को कॉल लगाती हैं, लेकिन रियांश अपनी मीटिंग में होने की वजह से उसका फोन साइलेंट मोड में था, तो वो कॉल नहीं उठा पाया। रियांश के कॉल ना रिसीव करने पर मेरी आंटी केविन को कॉल लगाती हैं। केविन 2 रिंग में ही कॉल पिक करते हुए बोला, जी आंटी बोलिए। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी घबराते हुए बोली, केविन बेटा परिधि कहीं नहीं मिल रही है, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो घर में कहीं नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी की बात सुनकर केविन चौंकते हुए बोला, व्हाट, नहीं मिल रही है का क्या मतलब आंटी? तो वो गई कहाँ? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं बेटा, मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। और मैंने रियांश बाबा को भी कॉल लगाया लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं वो बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ऊपर से वो उस शहर में भी नहीं है, वो तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं है। अगर किसी ने उसके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की तो। उद्धरण चिन्ह। आंटी जस्ट रिलैक्स ओके, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अभी रे से बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ओके, आप बस परी का ख्याल रखिए। बोलते हुए केविन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और हल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहां रियांश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। केविन उसके पास गया और उसके कान में जाकर परिधि के मिसिंग होने की बात बताई, जिसे सुनने के बाद रियांश शॉक्ड होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मीटिंग को बीच में ही छोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम से जल्दबाजी में अपने लंबे कदम लेते हुए बाहर चला गया और किसी को कॉल करके परिधि को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। वहीं केविन ने कॉन्फ्रेंस रूम में सबसे माफी मांगी और वो भी रियांश की पीछे पीछे जल्दबाजी में निकल गया। केविन ने पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए क्रिश को भी कॉल करके परिधि के मिसिंग होने की बात बता दी। अब सिर्फ रियांश के लोग ही नहीं बल्कि केविन और क्रिश के भी आदमी परिधि को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी के भी हाथ कुछ नहीं लग रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परिधि के बारे में एक लिंक तक किसी को नहीं मिली थी। रियांश गुस्से में फुल स्पीड पर अपनी कार चला रहा था और लगातार अपने आदमियों से परिधि के बारे में अपडेट भी ले रहा था, लेकिन कोई भी परिधि के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था, जिस वजह से रियांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुम लोग एक लड़की का पता नहीं लगा पा रहे हो, तो उसे क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया? रियांश ने फोन पर अपने आदमी पर गुस्से से भड़कते हुए कहा और फोन जोर से अपनी बाजू वाली सीट पर फेंककर अपने हाथ को गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मारता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कहाँ हो तुम परिधि? आई जस्ट होप कि तुम जहाँ भी हो ठीक हो, बस तुम मुझे एक बार मिल जाओ। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। रियांश ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया। आई थिंक मेरे पास अब बस एक ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, मुझे उसकी मदद लेनी होगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने फिर से अपनी कार फुल स्पीड पर स्टार्ट कर दी और कपूर मैंशन की ओर बढ़ गया, जहां उसे 3 घंटे लगने वाले थे कपूर मैंशन पहुंचने में, वहां वो सिर्फ 1.5 घंटे में ही अपने मैंशन पहुंच गया।
और जल्दबाजी में अपनी कार से बाहर निकला और जल्दी से कपूर मेंशन के अंदर चला गया, जहां मैरी आंटी परी को संभाल रही थी, जो परिधि के जाने की बात सुनकर ही बस रोए जा रही थी। रियांश ने जब अंदर आते ही अपनी बेटी को रोते देखा तो वो सीधा उसके पास चला गया और परी को अपने गले से लगा लेता है। रियांश उससे अलग होकर अपने हाथों से परी का चेहरा थामते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, आप रो क्यों रहे हो बच्चा? आपकी एंजल को कुछ नहीं होगा, एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढकर आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन बस आप रोना बंद कर दो, आपको अपने पापा पर भरोसा है ना? उद्धरण चिन्ह। रियांश के सवाल पर परी अपने छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिस पर रियांश एक स्माइल के साथ प्यार से उसके फहद किस कर देता है और मैरी आंटी को परी का ख्याल रखने का बोल अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में आते ही रियांश रूम का डोर रिमोट से बंद कर देता है, फिर एक दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो उसके बेड के सामने वाली वॉल थी। रियांश अपनी वॉच पर एक बटन प्रेस करता है तो वो दीवार अपने आप दो हिस्सों में बट जाती है और वहां अब एक बड़ी सी कांच की वॉल नजर आने लगती है। जब रियांश उस मिरर पर अपना हाथ रखता है तो अपने रूम में आते ही रियांश रूम का डोर रिमोट से बंद कर देता है, फिर एक दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो उसके बेड के सामने वाली वॉल थी। रियांश अपनी वॉच पर एक बटन प्रेस करता है तो वो दीवार अपने आप दो हिस्सों में बट जाती है और वहां अब एक बड़ी सी कांच की वॉल नजर आने लगती है। जब रियांश उस मिरर पर अपना हाथ रखता है तो वो मिरर अपने आप ही दूसरी साइड हो जाता है और रियांश उसके अंदर चला जाता है। वो कमरा पूरे तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ था, लेकिन रियांश फिर भी बिना किसी टॉर्च के या फ्लैश लाइट के वो अंदर ऐसे चलते हुए जा रहा था जैसे उसकी नजरें बाज की हो, और इससे ये भी समझा जा सकता था कि ये उसका इलाका था जहां उसे जाने के लिए किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं थी। रियांश उस अंधेरे कमरे में आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ एक दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग पर रखकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलता है। तभी उस पेंटिंग में से रोशनी आनी शुरू हो जाती है और अचानक ही उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच हलचल शुरू हो जाती है और जमीन को चीरते हुए उसमें से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती है जिससे वो कमरा जो थोड़ी देर पहले अंधेरे से घिरा हुआ था अब वो दिन के उजाले से भी ज्यादा चमकने लगता है। रियांश उस रोशनी की तरफ जाता है और उसे अपनी गहरी निगाहों से देखने लगा। उस तेज रोशनी को देखने को ताकत सिर्फ रियांश में थी। अगर उसके बजाय इस रोशनी के सामने कोई और खड़ा होता तो अब तक तो वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका होता, लेकिन रियांश ही इस तेज रोशनी की तरफ बिना अपनी पलकें झपकाए देख सकता था। रियांश उसे देखते हुए बोला, 4 साल पहले मैं यहाँ आया था तुम्हारी मदद लेने, पर उस वक्त मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आज फिर से मैं तुम्हारे पास आया हूँ इस उम्मीद में कि तुम इस बार मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके उस रोशनी पर अपना हाथ रख दिया और परिधि के चेहरे को वो अपने दिमाग में इमेजिन करने लगा। ये रोशनी किसी और की नहीं बल्कि एक मणि की रोशनी थी, जिसकी शक्तियां अद्भुत और अविश्वसनीय थी, जिसे सिर्फ रियांश ही छू सकता था, कोई और नहीं। इस मणि और रियांश का आपस में क्या कनेक्शन है और इन दोनों के और कितने रहस्य है, वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। कोष्टक। मणि को छूते ही रियांश को काला घना अंधेरा नजर आने लगता है और जैसे जैसे वो अंधेरा छटता जा रहा था वैसे वैसे रियांश को धुंधली धुंधली सी चीजें अब धीरे धीरे साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसे एक खिलौनों की फैक्ट्री नजर आने लगती हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से बंद पड़ी हो। उसे आसपास बच्चों के खिलौना भी नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उसे वहां एक लड़की नजर आने लगती है जो अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाए हुए दीवार से टिककर बैठी हुई थी। रियांश अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और अपना हाथ एक झटके में पीछे खींच लेता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि परिधि है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिधि उस बंद फैक्ट्री के अंदर क्या कर रही हैं और वो वहां पहुंची कैसे। उसके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके लिए सिर्फ अभी परिधि मैटर करती है। उसे बस किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में परिधि को वापस लाना था, और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रियांश के पास ऐसी कोई चीज है
जिससे वो किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता है, तो को परी की माँ को क्यों नहीं ढूंढ पाया? तो वो इसीलिए क्योंकि उसे उस लड़की ने शक्ल याद ही नहीं थी, जिसे वो अपने दिमाग में इमेजिन कर सके और उसे पता चल सके कि उसकी बच्ची की माँ आखिरकार है कौन। और भी बहुत सारे सस्पेंस है जो आगे जाकर घिरे घिरे रिवील होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टोरी पर वापस आते हैं। कोष्टक। रियांश ने वापस उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखा और फिर से उसमें से रोशनी निकलने लगी और वो मणि जो जमीन को चीरते हुए ऊपर की ओर आई थी, वो वापस उसी में समा गई और वो फर्श वापस से पहले जैसा हो गया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अभी अभी उसमें से एक मणि बाहर निकली थी। वो कमरा फिर से पहले की तरह अंधेरे में डूब गया। रियांश जल्दी से उस रहस्यमय कमरे से बाहर आया और अपने आदमियों को कॉल करके उन्हें ऐसे खिलौनों की फैक्ट्रियां चेक करने को जहां जो सालों से बंद पड़ी हो, उन्हें ऑर्डर देकर रियांश कपूर मेंशन से बाहर निकलकर अपनी कार लेकर फिर से परिधि को ढूंढने निकल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे में ही रियांश को उसके लोग इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें परिधि मिल चुकी हैं और वो उसे उस जगह का एड्रेस भी सेंड कर देते हैं। लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास रियांश अपनी कार उस खिलौनों की फैक्ट्री के सामने रोकता है और कार से बाहर निकलकर लंबे कदम लेते हुए अंदर चला जाता है, जहां उसे परिधि उसके ही गार्ड्स के द्वारा घिरी हुई नजर आती हैं, जो डरी सहमी हुई उन हटकट्टे पहलवानों जैसे बॉडीगार्ड्स को देखे जा रही थी। अपने बॉस को आता देख सारे गार्ड्स एक तरफ एक लाइन में अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं परिधि रियांश को यहाँ देखकर डर के मारे कांपने लगती है। उसे डर था कि कहीं रियांश फिर से अपने गुस्से के चलते उसके साथ वो सब ना करे जो उसने कल रात उसके साथ करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी सोच से उलट रियांश के चेहरे पर उसके लिए फिक्र, डर और आंखों में गुस्से के साथ साथ नाराजगी भी थी, जिसे परिधि समझने की कोशिश कर रही थी। रियांश परिधि को सही सलामत देखकर फाइनली चैन की सांस लेता है और उसके पास जाते ही उसे जोर से अपने गले से लगा लेता है। परिधि तो शॉक्ड ही हो गई और उसे काफी अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था, लेकिन उसे उससे भी ज्यादा रियांश पर गुस्सा आ रहा था। भला ऐसे सबके सामने कौन किसी लड़की को गले लगा लेता है, और वो भी तब जहां इतने सारे लोग खड़े हो, फिर चाहे वो उसकी के आदमी हो और उन्होंने अपनी नजरें क्यों ना झुका ली हो। लेकिन फिर भी परिधि को अजीब लग रहा था। वहीं रियांश परिधि के मिलने की खुशी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो परिधि को कुछ ज्यादा ही जोर से हग कर लेता है। सिर्फ वही जानता था कि उसने ये 9 घंटे कैसे निकाले थे, उसके मन में कितने बुरे बुरे ख्याल चल रहे थे, और ऊपर से परिधि को खोने का डर तो जैसे उसकी जान ही लेने वाला था। परिधि का अब दम घुटने लगा था। रियांश के इतने टाइट हग करने की वजह से वो अपने हाथों से उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही रियांश को ये फील होता है कि उसने परिधि को कुछ ज्यादा ही टाइट हग कर लिया है, तो वो अपने आप ही उससे अलग होकर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने परिधि की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख लिया था, जो उसे ही गुस्से से घुरे जा रही थी, और वो उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। तुम कपूर मेंशन छोड़कर यहाँ इस बंद पड़ी फैक्ट्री में आई कैसे और क्यों? रियांश ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए परिधि से बहुत नरमी से पूछा। उसे परिधि की इस बचकानी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो उस पर गुस्सा करके उसे डराना नहीं चाहता था, वरना कहीं फिर से परिधि ने भागने की कोशिश की तो वो फिर से ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रियांश के सवाल पर परिधि सोचने लगी। फ्लैशबैक। दिल दिल दिल। परिधि के कपड़े चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर लेट जाती हैं और मेरी आंटी उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके पास ही बैठ जाती हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लग जाती है, जिससे परिधि जल्दी ही गहरी नींद में चली जाती है। जब मेरी आंटी ने देखा कि परिधि गहरी नींद में सो चुकी है, तब वो पूरे रूम की लाइट ऑफ करके सिर्फ एक डिम लाइट ऑन कर देती है और तुम का डोर बंद करके वाहन से चली जाती हैं। तकरीबन रात के 3 बजे अचानक ही परिधि डर के मारे उठकर बैठ जाती हैं। उसे वो सब अपने सपने में नजर आने लगता है जो रियांश ने उसके साथ किया था। उसकी आंखें फिर से भीग जाती है और वो सिसकते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो डेविल तो उस काल भैरव से भी बड़ा वाला शैतान है। आपने मुझे क्यों यहाँ भेज दिया देवगुरु? ये धरती लोक और यहाँ पर रहने वाले इंसान जैसे इंसान है ही नहीं। यहाँ तो उस शैतान जैसे लोग ही रहते हैं जो अपने गुस्से और जिद में आकर कुछ भी कर जाते हैं।
मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे माँ के पास अपने परीलोक वापस जाना है। बोलते बोलते रोए जा रही थी और कभी देवगुरु को तो कभी रियांश को कोसे जा रही थी। जब वो उन दोनों को कोस कोस कर थक गई, तब अचानक मैडम के दिमाग की बत्ती जली और उसे याद आया कि वो घर के बाहर मैजिक नहीं कर सकती थी, लेकिन घर के अंदर रहकर तो मैजिक कर ही सकती थी। ये आइडिया आते ही परिधि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बेड से नीचे उतरी और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी। और जैसे ही उसने चुटकी बजाई, वो अचानक ही वहां से गायब हो गई और सीधे उस खिलौने की फैक्ट्री में जा पहुंची। वो पूरे दिन उसी फैक्ट्री में छुप कर रही ताकि रियांश उसे ढूंढ ना पाए। उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि वो इतनी आसानी से रियांश से नहीं बच सकती थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि वो खुद यहाँ से बाहर नहीं निकलती। इसीलिए वो वहीं छुपे रहने का डिसाइड करती है। लेकिन अफसोस, उसकी सारी मेहनत पर रियांश ने पानी फेर दिया। प्रेजेंट टाइम। दिल दिल दिल। परिधि यही सब सोचते हुए अपने मन में चिढ़ते हुए बोली, देखो तो भला, सब जानकर भी अनजान तो ऐसे बन रहा है जैसे कि इसे कुछ पता ही ना हो कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा। हे प्रभु, कैसे कैसे प्राणी बनाए हैं आपने, और बनाए तो बनाए सारे के सारे एक से बढ़कर एक प्राणी मेरी ही किस्मत में क्यों भरे पड़े हैं। वो काल भैरव क्या कम था जो आपने इस शैतान को भी मेरी छाती पर मूंग दलने भेज दिया है। पता नहीं मैं कौन से नक्षत्रों में परीलोक से धरती लोक के लिए निकली थी जो मेरा इस शैतान से पाला पड़ गया। परिधि मन ही मन रियांश को अजीबो गरीब से गालियां देकर कोसे जा रही थी, लेकिन रियांश के सवाल का जवाब नहीं देती, जो बेचारा कब से उसके जवाब का वेट कर रहा था। जब रियांश को याद आया कि परिधि के साथ उसने क्या किया था और शायद इसी वजह से वो उसे इस तरह घूर रही है, तो वो सवाल जवाब पूछना छोड़ परिधि को परी के बारे में बताता है, जो उसके जाने के बाद से बस उसे याद कर करके रोए जा रही थी। परी के बारे में सुनते ही परिधि अपना गुस्सा, रियांश के लिए अपनी नाराजगी सब भूल जाती है और उसके साथ कपूर मेंशन जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही कपूर मेंशन पहुंच जाते हैं और जब दोनों अंदर चले जाते हैं, जहां मैरी आंटी जो परी को लेकर सोफे पर बैठी थी और केविन और क्रिश उसे खाना खाने के लिए मना रहे थे, लेकिन वो कुछ खाने के लिए रेडी ही नहीं थी। लेकिन वो जैसे ही परिधि को अपने पापा के साथ घर में अंदर आता देखती है, तो मैरी आंटी की गोद से उतरकर उन दोनों के पास भागकर जाती है और वो दोनों भी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अनजाने में ही दोनों एक साथ परी को अपने गले से लगा लेते हैं, जिससे वो दोनों ही उस चीज से थोड़ा चौंक जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो तीनों वहां खड़े हर एक शख्स को किसी हैप्पी फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे और ये देखकर केविन और क्रिश आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं, जैसे कि उनके खुराफाती दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया आया हो। परी जैसे ही परिधि को अपने पापा को साथ घर में अंदर आता देखती है, तो मैरी आंटी की गोद से उतरकर उन दोनों के पास भागकर जाती है और वो दोनों भी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अनजाने में ही दोनों एक साथ परी को अपने गले से लगा लेते हैं, जिससे वो दोनों ही उस चीज से थोड़ा चौंक जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो तीनों वहां खड़े हर एक शख्स को किसी हैप्पी फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे और ये देखकर केविन और क्रिश आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं, जैसे कि उनके खुराफाती दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया आया हो और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। रियांश और परिधि परी से अलग होते हैं और रियांश परी का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया। आपकी एंजल को मैं ढूंढकर आपके पास वापस ले आया, अब तो आप खुश होना। उद्धरण चिन्ह। परिधि रियांश की बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ खुश होकर उसके गाल पर किस कर देती हैं, जिसका मतलब था कि वो खुश नहीं बल्कि बहुत बहुत खुश थी। उसके इस तरह करने से रियांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती हैं। फिर परी परिधि के पास जाकर उसे भी गाल पर किस कर देती हैं, जिस पर परिधि के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती हैं और वो उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए प्यार से बोली, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। उद्धरण चिन्ह। परिधि के सवाल पर परी अपनी नजरें झुका लेती हैं, जिससे परिधि को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है और वो परी का चेहरा ऊपर उठाते हुए आगे बोली, आपको भूख लगी होगी ना, चलो हम खाना खाते हैं, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। परिधि परी को अपनी गोद में उठा लेती है
और डाइनिंग हॉल की तरफ ले जाती हैं। वहीं रियांश घर से बाहर निकलकर गार्डन में आ जाता है और अपने पेंट की जेब में अपने दोनों हाथ डालकर खड़ा हो जाता है और गार्डन में लगे पेड़ पौधों को शून्य में देखने लगता है। उसके पीछे पीछे केविन और क्रिश भी आ जाते हैं और क्रिश रियांश को ऐसे देखकर केविन से बोला, ये इतने गुस्से में क्यों लग रहा है और यहाँ करने क्या आया है? उद्धरण चिन्ह। क्रिश की ऐसी बेवकूफी भरी बातों को सुनकर केविन चिढ़ते हुए बोला, पिकनिक मनाने आया है वो यहाँ। फिर थोड़ा धीरे से अपने आप से बोला, गधा कहीं का। उसके इतने धीमे बोलने के बावजूद भी क्रिश उसकी बात सुन लेता है और केविन की तरफ देखकर वो चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों मुझे हमेशा गधा क्यों समझते हो? उद्धरण चिन्ह। गधे को गधा ना समझूं तो क्या घोड़ा समझूं? छोड़, तुझसे बहस करके मुझे मेरे दिमाग की दही नहीं बनाना है। मुझे तो उससे बात करनी है, केविन ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा और वो दोनों रियांश के पास जाकर खड़े हो गए। केविन अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखते हुए पेड़ पौधों को देखते हुए बोला, कितनी अजीब बात है ना। जिस रियांश कपूर के पास दिल नहीं था, जो एक हार्टलेस इंसान था, जिस लड़कियां किसी वायरस की तरह लगती थी, जिसे किसके जीने या मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसी रियांश कपूर को आज एक लड़की के घर छोड़ने की न्यूज क्या मिली? उसने तो पूरा मुंबई शहर को ही अपने सर पर उठा लिया। क्या बात है, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना इस हार्टलेस रियांश कपूर को? केविन की बात सुनकर रियांश पल भर के लिए अपनी तिरछी नजरों से उसे देखता है और वापस सामने की ओर देखते हुए अपनी उसी कोल्ड और रूड आवाज में बोला, कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे उससे, लेकिन कुछ तो है जो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों पर मैं उसकी ओर खींचा चला जाता हूँ। मुझे आज से पहले कभी किसी लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज पहली बार उसके आंसुओं से उसके घर छोड़ जाने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ने लगा। अगर मुझे वो नहीं मिलती तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की की परवाह की है जो मेरे लिए अब मायने रखने लगी है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि मैं खुद ही अपनी इस बदलती हुई फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। क्यों मैं परिधि की इतनी परवाह करने लगा हूँ? क्यों वो मेरे लिए अब इतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है कि उसकी मिसिंग होने की बात सुनकर ही मैंने अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दी। यहाँ तक कि उस रहस्यमय कमरे तक को मैंने खोल दिया जिसे मैंने पिछले 4 सालों में एक बार भी देखा तक नहीं था। लेकिन इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस कमरे को खोलूं और उस मणि की मदद लूं उसे ढूंढने में। कुछ तो ऐसा है जो मुझे उससे जोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसमें लगने वाली कौन सी बात है? तू तो उसे बहुत पहले से ही जानता है ना। तू भूल गया, परी को बचाने वाली परिधि ही तो थी और तुम दोनों तो पहले ही मिल चुके हो। क्रिश की बकवास सुनकर तो केविन का उसे पीटने को मन कर रहा था, तो वहीं रियांश उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो क्रिश आगे और कोई बकवास ना करते हुए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। केविन रियांश के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, तूने जो कल किया वो किसी भी मायने से सही तो बिल्कुल भी नहीं था और तेरे डर की वजह से वो आज इस घर को छोड़कर चली गई थी। वो भी किसी एंगल से सही नहीं था, बिकॉज अगर उसे कुछ भी हो जाता तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और इतना तो मैं तुझे जानता हूँ। पर उसके ऐसे चले जाने की वजह से तुझे गुस्सा आना जायज है, लेकिन फिर भी तुझे अब से उसके साथ बहुत ही पेशेंस के साथ डील करना होगा, क्योंकि अगर तूने फिर से गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो कहीं परिधि तुझसे और ना डरने लग जाए, और अगर उसने इस बार कोई गलत स्टेप ले लिया तो। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, तू जितना अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा उतना ही तेरे लिए और खास करके परिधि के लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश उसकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है, जहां परिधि ने परी को अपने हाथों से खाना खिला दिया था और वो दोनों सोफे पर बैठकर सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे। और वहीं मैरी आंटी उन दोनों की तरफ देख मुस्कुराए जा रही थी। रियांश अंदर आकर मैरी आंटी से बोला, आंटी परी को आप उसके कमरे में सुला दीजिएगा और तुम चलो मेरे साथ। रियांश ने अपनी कोल्ड और सख्त आवाज में परिधि को देखते हुए कहा। परिधि उसकी बात सुनकर डर गई और अपनी डर की वजह से वो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिल पाई, जिसे देख रियांश को गुस्सा आ गया और उसने परिधि का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी जगह से एक झटके में खड़ा कर दिया।
और वो उसे जैसे ही अपने साथ ले जाने को हुआ कि मेरी आंटी उसे रोकते हुए बोली, रियांश बाबा आप ये। वो बस इतना ही बोल पाई थी कि रियांश ने उनकी और अपनी ठंडी निगाहों से देखा, जिसमें नाराजगी साफ देखी जा सकती है, जो मेरी आंटी के उसे ऐसे टोकने की वजह से थी। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी रियांश की इतनी ठंडी आंखें देखकर डर जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तब तक केविन और क्रिश भी वहां आ जाते हैं, लेकिन रियांश बिना किसी पर भी ध्यान दिए परिधि को लगभग खींचते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की ओर ले जाता है। रियांश को गुस्से में देख क्रिश को परिधि की चिंता होने लगती है और वो केविन को देखते हुए बोला, कहीं ये पागल आदमी अपने गुस्से के चलते परिधि को कुछ करेगा तो नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। केविन क्रिश के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए रिलैक्स होते हुए बोला, डोंट वरी वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमने जो सोचा है उसे पूरा करने में तू ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। केविन ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा और परिधि के पास जाकर मेरी आंटी को देखते हुए बोला, आंटी अगर आप घर जाना चाहती है तो आप है सकती हैं, मैं और क्रिश परिधि को सुला देंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरी आंटी केविन की बात मानकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी रियांश पर भरोसा नहीं होता तो वो वहां परिधि के लिए जरूर रुकती, लेकिन उन्हें पता था कि रियांश परिधि को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए उन्हें कपूर मैंशन में रुकने की जरूरत नहीं थी। वहीं मेरी आंटी के जाने के बाद केविन परिधि को अपनी गोद में उठा लेता है और परी को सीढ़ियों से होते हुए उसके रूम में ले जाता है। उनके पीछे पीछे क्रिश भी आ जाता है। केविन परी को बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप अपने चाचू को सच सच जवाब दोगे। उद्धरण चिन्ह। परी केविन का सवाल सुन उसे अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। तभी क्रिश भी केविन की बाजू में अपने घुटनों के बल बैठते हुए परी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या आप परिधि को पसंद करते हो। परी स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाती है और अपनी हाँ में हिला देती है। तो इस बार केविन परी से सवाल पूछते हुए बोला, क्या आप चाहते हो कि परिधि आपकी मम्मा बने और आपके पापा की लाइफ पार्टनर बने और आप तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा साथ रहो। उद्धरण चिन्ह। परी केविन की बात सुनकर बेड से नीचे उतर जाती है और अपने बेड के साइड टेबल के पास जाकर उसका डोर खोलती है और उसमें से अपनी ड्राइंग बुक को निकालती है। वहीं केविन और क्रिश कंफ्यूज होकर बस उसे देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि परी कर क्या रही है। परी उन दोनों के पास वापस आती है और उस ड्राइंग बुक को केविन की तरफ बढ़ा देती हैं। केविन उस ड्राइंग बुक को परी के हाथ से ले लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है और जैसे ही वो एक दो पेज पलटकर देखता है तो उसे एक ड्राइंग नजर आती है जो परी ने ही बनाई थी, जिसे देख केविन हैरान रह जाता है और उसी हैरानी से परी की ओर देखता है। जब क्रिश केविन को इतना हैरान होते हुए देखता है वो भी सिर्फ एक ड्राइंग देखकर, तो उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर है क्या ऐसा उस ड्राइंग में जिसने केविन को शॉक्ड करके रख दिया। और वो केविन के हाथ से उस ड्राइंग बुक को ले लेता है और खुद उसे देखने लगता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले केविन का रिएक्शन था, ठीक वैसा ही क्रिश का भी रिएक्शन था और वो भी परी को शॉक्ड होकर देखने लगा। रियांश परिधि को खींचते हुए अपने कमरे में आता है और उसे बेड पर धकेल देता है और खुद अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं परिधि उसे अपनी डरी सहमी आंखों से देखे जा रही थी। उसे रियांश के गुस्से से डर लग रहा था। रियांश परिधि की तरफ देखते हुए उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को छोड़कर जाने की। तुम क्या जानती हो इस शहर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। उद्धरण चिन्ह। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे बोला, आइंदा से अगर तुमने इस घर से जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। परिधि रियांश की बात सुन अपना सर नीचे झुका लेती है। उसे रियांश का गुस्सा होने का कारण समझ आ रहा था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके गुस्से में भी उसके लिए फिक्र थी, जिसे परिधि उसके बिना कहे भी समझ रही थी। लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। उसके पास मैजिकल पावर्स है, जिसकी मदद से वो जो चाहे वो कर सकती थी, क्योंकि देवगुरु ने उसे अपना सच किसी को भी बताने से मना किया था।
परिधि को ऐसे चुप देख रियांश उसे अपना फरमान सुनाते हुए बोला, आज रात तुम मेरे साथ इसी कमरे में रहोगी, वरना कल सुबह पता चला तुम फिर से भाग गई हो। उद्धरण चिन्ह। रियांश का कमान सुन परिधि उसे घूर कर देखती है और मुंह बनाते हुए बोली, मैं यहाँ क्यों सोऊं? मेरा कमरा है, मैं अपने कमरे में ही जाकर सोऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सामने जाकर अपने पेंट के दोनों पॉकेट में अपना हाथ डालकर उसकी तरफ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, ओ रियली, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुम फिर से इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? परिधि अपने आप से बड़बड़ाई, गारंटी, फिर कुछ सोचते हुए, गारंटी मतलब भरोसा दिलाना, वादा करना। परिधि ने जैसे ही रियांश की बात को समझा वैसे ही वो खुशी के मारे सीधे बेड पर चढ़ गई और बोली, आपको गारंटी चाहिए ना? तो उसम कौन सी बड़ी बात है, मैं खुद अपनी गारंटी लेती हूँ कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर धीरे से अपने आप से बोली, जब तक मैं अपने सोलमेट को ढूंढ नहीं लेती तब तक। क्या कहा तुमने? तुम अपनी गारंटी खुद लोगी, लेकिन तुमने अगर फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो? रियांश ने अपनी आंखें छोटी करके परिधि से पूछा, जिस पर परिधि उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, पिंकी प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए ना। फाइन, लेकिन आज रात तो तुम्हें यही रहना होगा। जाकर शावर ले लो, और हाँ, इस कमरे से अगर तुमने बाहर जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सीधा अपने डार्क रूम में ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहां कैद कर दूंगा। तो यहाँ से कहीं जाने का सोचना भी मत। बोलते हुए रियांश दूसरे कमरे में चला गया शावर लेने, और वहीं परिधि अपने पैर पटकते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। परी का कमरा। केविन और क्रिश कभी ड्राइंग को तो कभी परी के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये बात पहले से ही आ चुकी थी। क्रिश केविन के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर परी को देखते हुए धीरे से बोला, ये तो हमसे भी ज्यादा फास्ट निकली। जहां हम सोच रहे थे परी को हमें मनाना पड़ेगा, वहीं ये तो परिधि को पहले ही अपनी मम्मा मान चुकी है। तो अब हमें परी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी मान चुकी है, जिसकी वजह से हमारा आधा काम तो हो गया, और रहा बाकी का आधा काम तो वो तो परी ही पूरा कर देगी, क्योंकि रियांश परी की कोई भी बात कभी नहीं टालता। दरअसल इस ड्राइंग में साफ साफ नजर आ रहा था जो परी ने ड्रॉ की थी, जिसमें एक साइड रियांश और दूसरी साइड परिधि खड़े थे, और उन दोनों के बीच में परी उन दोनों का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, जिसमें परी ने रियांश की साइड डेड लिखा हुआ था, तो वहीं परिधि की साइड पर मम्मा लिखा हुआ था, और परी की ड्रॉ पर परी लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि परी परिधि को अपनी मम्मा बनाना चाहती थी। क्रिश की ऐसी समझादरी वाली बातें सुनकर केविन को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन फिलहाल वो अपनी हैरानी को छुपा लेता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, तू सही बोल रहा है, अब परी ही रियांश और परिधि के एक होने की वजह बनेगी, जिसमें हम उसका साथ देंगे। उद्धरण चिन्ह। केविन फिर से परी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके आर्म को पकड़ते हुए बोला, क्या आप सच में चाहते हो कि परिधि आपकी मम्मा बने? उद्धरण चिन्ह। केविन के सवाल पर परी अपनी गर्दन जोर जोर से हाँ में हिलाती है। तो ठीक है, मैं आपको जैसा जैसा बोलूं आपको बस वैसा वैसा करते चले जाना है। उसके बाद आपके पापा परिधि से शादी कर लेंगे और वो आपकी मम्मा बन जाएगी। ओके। बोलते हुए केविन परी को कुछ बातें समझाता है, जिसे परी बड़े ध्यान से सुन और समझ रही थी। वहीं क्रिश भी खड़े होकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। केविन ने परी को सारी बातें अच्छे से समझा दी और उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। उसे कंबल ओढ़ाते हुए उसके सिरहाने बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा, जिसकी वजह से परी को जल्दी ही नींद आ गई और वो दोनों परी के फोरहेड पर किस करके वहां से निकल जाते हैं। रियांश का कमरा। रियांश जब फ्रेश होकर अपने रूम में वापस आता है तो उसे परिधि कमरे में कहीं नहीं दिखती, लेकिन तभी उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज आती है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि परिधि अभी भी शावर ले रही है। रियांश कॉल करके अपने और परिधि के लिए खाना कमरे में मंगवा लेता है और अपना टैब लेकर सोफे पर किसी राजा की तरफ बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद परिधि वॉशरूम से बाहर निकलती हैं। उसी वक्त रूम का डोर नॉक होता है। रियांश अपनी जगह से उठकर डोर खोलता है, जहां एक सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। रियांश उससे वो ट्रॉली ले लेता है और उसे वहां से जाने का बोल कमरे में वापस आता है।
रियांश परिधि की तरफ देखते हुए कमांडिंग टोन में बोला, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं परी को देख कर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रियांश कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही परिधि जो अपने बाल टॉवल से सूखा रही थी, वो उसकी नकल उतारते हुए बोली, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। रियांश अपनी आदत से मजबूर परी को देखने उसके कमरे में आता है, जिसने हमेशा की तरह अपने डोरेमोन को अपने गले से लगाकर सो रही थी, और उसका कंबल उसने अपने पैरों से अपने ऊपर से हटा दिया था। रियांश उसे ठीक से कंबल उड़ाता है और अपनी गुड़िया के फॉरहेड पर किस करके रूम की डिम लाइट ऑन कर देता है और बाकी की लाइट्स बंद करके वहां से निकल जाता है। रियांश का कमरा। रियांश जब अपने रूम में वापस आया तो उसने देखा खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था, जिसका मतलब साफ था कि परिधि ने खाना तो दूर खाने जो छुआ तक नहीं है। जिसे देख रियांश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो परिधि को घूर कर देखते हुए बोला, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने तरीके से खाना खिलाऊं? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर परिधि उसे मना करते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। परिधि की ना सुन रियांश का पारा हाई हो गया। उसने खाने की प्लेट रेडी की और परी के पास जाकर उसके सामने बैठ गया और स्पून से वेजिटेबल सूप को उसके मुंह के तरफ बढ़ाया, लेकिन परिधि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया, जो रियांश को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। रियांश ने स्पून छोड़ सूप के बाउल को उठाया और अपने मुंह में सूप लेकर परिधि के बाल सहित गर्दन को पकड़ा और उसके होठों के करीब जाकर उसकी कमर पर एक पिंच किया, जिसकी वजह से परिधि ने दर्द के कारण अपना मुंह खोल दिया और रियांश ने इसी चीज का फायदा उठाकर अपने मुंह में भरा सूप उसके मुंह में डाल दिया और परिधि को ना चाहते हुए भी उसे अपने गले के नीचे उतारना पड़ा। रियांश अपने हाथ से परिधि का मुंह पोंछते हुए बोला, अब तुम खुद अपने हाथों से ये खाना पसंद करोगी या मैं ऐसे ही पूरा खाना तुम्हें खिलाऊं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रूम चाहो तो मैं ऐसे ही तू है खाना खिला सकता हूँ। परिधि रियांश की बेशर्मी भरी बातें सुनकर गुस्से से उसे घूर कर देखती है और अपने हाथों से जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती हैं। उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि रियांश सच में फिर से उसे माउथ टू माउथ खाना ना खिलाना शुरू कर दे। रियांश उसे इस तरह करता देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपनी प्लेट लगाकर खुद भी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद परिधि बेड पर लेट जाती है। वहीं रियांश भी अपना काम खत्म करके बेड के पास आता है और अपनी टी शर्ट को उतार देता है। परिधि उसे ऐसा करता देख डर के मारे उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजरें ना चाहते हुए भी रियांश की मस्कुलर बॉडी पर जैसे ठहर सी जाती है। उसकी चौड़ी छाती, 8 पैक एब्स और उसके मसल्स देखकर तो परिधि अपना थूक निगल लेती हैं। वो उस पर से अपनी नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नजर उसकी बॉडी की तरफ चली जाती थी। इसीलिए उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। रियांश जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बेड पर लेटते हुए परिधि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। परिधि रियांश के इस एक्शन पर उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह फाड़े बस देखती रह जाती है। कुछ सेकंड बाद जब वो अपने सेंस में वापस आती है तब वो रियांश की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगती हैं और उसके ऐसे हिलने डुलने की वजह से रियांश की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। रियांश अपनी आंखें खोलकर परिधि की तरफ देखते हुए चिढ़कर बोला, तुम चुपचाप सो नहीं सकती हो क्या? एक तो वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरे मुंबई शहर का टूर कर लिया है, अब कम से कम चैन से सोने तो दो। परिधि भी पलटकर जवाब देती हुई बोली, तो मैंने आपको कहाँ रोका है सोने से, लेकिन मुझे इस तरह अपनी बाहों में भरेने का क्या मतलब? छोड़िए मुझे अपने कमरे में जाना है। उद्धरण चिन्ह। सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम फिर से फुदकती हुई अचानक किसी तितली की तरह उड़ जाओ तो? मैं कोई चांस नहीं ले सकता ना, इसीलिए तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और अगर सब तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। बोलते हुए वो परिधि के होठों को देखते हुए अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से सहलाने लगता है और सहलाते सहलाते धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। परिधि ये देख घबरा जाती है और उसकी सांसें भी तेज हो जाती है। उसे उन दोनों की वो को बार की गई किस याद आ जाती है।
और वो डर के मारे रियांश के नेकेड चेस्ट में अपना सर छुपा लेती हैं। उसके ऐसा करने पर रियांश के चेहरे पर फिर एक बार डेविल स्माइल आ जाती है और वो परिधि को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसका सर सहलाते हुए बोला, सो जाओ अब, और मुझे भी सोने दो। रियांश अपनी आंखें बंद कर देता है और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। वहीं परिधि को जब लगता है कि शैतान सो चुका है तो वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए रियांश की तरफ देखती है, जो इस वक्त सोते समय किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। कोई भी उसे इस वक्त देखकर नहीं कह सकता था कि ये एक हॉर्टलेस इंसान है जिसे किसी के भी जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। परिधि उसकी मोटी मोटी आईब्रो को देखती है, फिर उसकी पलकें और उसकी सीधी नाक, फिर उसकी नजरें उसके गुलाबी होंठों पर ठहरी सी जाती है। उसके वो पतले होंठ उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। परिधि का उसे छूने का मन कर रहा था, लेकिन उसे इस राक्षस के जागने का भी डर था। तो वो अपने मन में आ रहे ये उलझुल विचारों को छोड़ वापस से रियांश के चेस्ट पर अपना सर रख देती हैं, जहां उसे रियांश के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, और अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। अगली सुबह जब परिधि की नींद खुलती है तो उसके पास रियांश लेटा हुआ नहीं होता। परिधि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उठकर रियांश के रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। जब रियांश जिम करके अपने कमरे में वापस आता है तो उसे परिधि कहीं नजर नहीं आती, तो वो समझ जाता है कि वो वापस अपने कमरे में चली गई होगी। इसीलिए वो ज्यादा इस बारे में सोचता नहीं है और वार्डरोब में से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं परिधि भी रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। उसने अपने बालों की थिली छोटी बनाई थी जिसे उसने आगे किया हुआ था। वो परी के रूम में जाती हैं और परी को अपने डोरेमोन को हग करके सोते देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। परिधि परी के बेड के सिरहाने बैठती हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, परी बेटा उठो, सुबह के 8 बजे बज चुके हैं, चलो गेट अप। परिधि के बार बार उठने की वजह से परी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती हैं और परिधि को अपने सामने देखकर परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उठकर परिधि से गले लग जाती हैं। परिधि भी उसे वापस हग कर लेती है और परी को अपनी गोद में उठाकर बोली, अब से आपका ध्यान मैं रखूंगी, तो चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। बोलते हुए परिधि परी को वॉशरूम में ले जाती हैं। वहीं रियांश फ्रेश होकर हॉल में आता है और सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस का काम करने बैठ जाता है। तभी क्रिश और केविन भी हॉल में आकर रियांश के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। क्रिश केविन को अपनी आंखों से इशारा करता है, तो केविन उसे आंखें दिखाते हुए शांत रहने का इशारा करता है। तभी उन दोनों को अपने कान में रियांश की आवाज सुनाई दी। रियांश बिना उन दोनों की तरफ देखे अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम दोनों का अगर आंखों में बातें करना हो गया हो तो जो कहना चाहते हो तो सीधे सीधे बको, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम दोनों पर खर्च करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बातें सुन वो दोनों उसकी तरफ चिढ़कर देखते हैं और केविन जैसे ही रियांश को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी रियांश का फोन रिंग करने लगता है। वो बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लेता है और जैसे जैसे वो फोन पर बात कर रहा था वैसे वैसे केविन के चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी, जिसे देख क्रिश को बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे ही केविन ने रियांश के मुंह से उसके इंडिया आने की बात सुनी तो उसके तो मानो चेहरे का रंग ही उड़ गया। रियांश की बातें सुन वो दोनों उसकी तरफ चिढ़कर देखते हैं और केविन जैसे ही रियांश को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी रियांश का फोन रिंग करने लगता है। वो बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है, भाई कैसे हो आप। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने जब वो आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो उसे ताना मारते हुए बोला, नॉट बैड, आज भला तुझे तेरे भाई की याद कैसे आ गई। रियांश का ताना सुन फोन की दूसरी तरफ से वो लड़की मुंह बनाकर उसे पलटकर जवाब देते हुए बोली, अब क्या करूं, मेरे भाई को तो अपनी एकलौती बहन की याद आती वाती है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उन्हें एक कॉल कर दूं। लेट्स लीव ऑल दीज थिंग्स, आप तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे हो। मॉम, डैड, दादू, केविन, क्रिश एंड स्पेशली मैरी लिटिल प्रिंसेस कैसी है। उद्धरण चिन्ह। रियांश उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, यहाँ हम सब ठीक है और तेरी लिटिल प्रिंसेस भी, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू कैसी है और वापस कब आ रही है।
तेरी तो एमबीए की पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी का कोर्स भी पूरा हो चुका है ना, फिर तू अभी भी यूएसए में क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। रियांश के सवाल पर वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, क्या यार भाई, आप भी सिर्फ पढ़ाई और बिजनेस ही जिंदगी थोड़ी ना होता है। मुझे आजादी से अपनी जिंदगी जीनी है, खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ना कि आपकी तरह मुझे एक चलती फिरती काम करने वाली मशीन बनने का कोई शौक है। बस इसीलिए यहाँ अपनी लाइफ को फुल ऑल एंजॉय कर रही थी। लेकिन अब फाइनली मैं 2 दिनों में अपना यहाँ का कुछ पेंडिंग पड़ा वक्त खत्म करके वापस इंडिया आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। व्हाट, तू इंडिया आ रही है रूही? जी भाई, मैं 2 दिनों में वापस आ रही हूँ और मैं आपको मेरी फ्लाइट की सारी डिटेल्स भेज दूंगी। आप बस एयरपोर्ट पर टाइम से कार भिजवा दीजिएगा, रूही ने कहा। जिस पर रियांश बोला, तू उसकी टेंशन मत ले, बस तू अपना ख्याल रख और मुझे याद से अपनी फ्लाइट की डिटेल्स भेज देना। ओके चल बाय। ओके बाय भाई, रूही ने कहा और दोनों ने कॉल कर दिया। वहीं रियांश जैसे जैसे फोन पर बात कर रहा था, वैसे वैसे केविन के चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी, जिसे देख क्रिश को बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे ही केविन ने रियांश के मुंह से रूही के इंडिया वापस आने की बात सुनी तो उसके तो मानो चेहरे का रंग ही उड़ गया। केविन के और मजे लेने के इरादे से क्रिश एक नजर उसको देखता है, फिर रियांश की तरफ देखते हुए वो बोला, वैसे क्या कहा तूने, रूही इंडिया वापस आ रही हैं? उद्धरण चिन्ह। क्रिश के सवाल पर रियांश बिना उसकी ओर देखे सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हुए बोला, हाँ। क्रिश ने एक नजर केविन पर डाली और उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, तू हमेशा मुझे गधा समझता है ना, और कहता रहता है कि मैं लड़कियों से हमेशा घेरा रहता हूँ। तो अब तो वो वापस तेरी लाइफ में आ रही है, तेरे आगे पीछे घूमकर तेरे नाक में दम करने, इसे कहते हैं। अब आया सूंड पहाड़ के नहीं नीचे, बोलते हुए क्रिश केविन को आंख मार देता है, जिस पर केविन उसे अपनी जलती निगाहों से देखने लगता है और धीरे से उसके सर पर चपत लगाकर उसकी बात को करेक्ट करते हुए बोला, सूंड नहीं, उसे ऊंट कहते हैं इडियट। और अगर तुझे कहावत बोलनी आती नहीं है तो बोलकर दूसरों के दिमाग का भरता क्यों बनाता रहता है? उद्धरण चिन्ह। केविन की बात सुन क्रिश का मुंह बन जाता है। वहीं डाइनिंग हॉल में परिधि परी को रेडी करके डाइनिंग हॉल में लेकर आती है और उसे चेयर पर बिठाकर उसका ब्रेकफास्ट प्लेट में निकालकर उसे देती है। तभी मैरी आंटी किचन से बाहर निकलकर परिधि को देखते हुए बोली, बेटा जाकर उन तीनों बंदरों को बोला आओ, वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा और फिर उन तीनों का मुंह सच में बंदर की तरह हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मैरी आंटी के मुंह से रियांश, केविन और क्रिश के लिए बंदर सुन परिधि मुंह दबाकर हंसती है और अपने आप को संभालते हुए जी आंटी बोलकर वहां से चली जाती हैं। हॉल में केविन और क्रिश की बातें चल रही थी कि रियांश अपनी जगह से खड़ा होकर जैसे ही पलटता है तो वो सीधे परिधि से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन हवा में उछल जाता है। और वहीं परिधि इतनी जोर से रियांश से टकराने की वजह से पीछे की ओर गिरने वाली थी और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तब जाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो ठीक उसके सामने रियांश का चेहरा था, जो उसको उसकी कमर से पकड़े हुए खड़ा था और उसे ही अपनी हल्की नीली आंखों से बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। परिधि भी उसकी हल्की नीली आंखों में देखते हुए कहीं खो सी गई। वहीं जब ये सीन केविन और क्रिश देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उन दोनों को अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकालने के लिए केविन ने हल्का सा थोड़ा खांसने की एक्टिंग की ताकि उन दोनों को रियलाइज हो कि वो दोनों यहाँ अकेले नहीं है, उनके अलावा भी यहाँ और लोग खड़े थे। केविन के खांसने की वजह से उन दोनों का ध्यान टूटता है और रियांश परिधि को उसके पैरों पर खड़ा कर देता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ में उसका फोन नहीं है तो वो फर्श पर अपनी नजरें दौड़ने लगता है। उसे कुछ ढूंढता हुआ देख केविन और क्रिश उसके पास आता है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्या ढूंढ रहा है? क्रिश ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, जिस पर रियांश अपने फोन को ढूंढते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरा फोन पता नहीं कहाँ गिर गया। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात सुन वो दोनों भी फोन को ढूंढने लग जाते हैं। तभी परिधि की नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है तो उसे वहां कुछ नजर आता है और उसके पास जाकर वो उसे उठा लेती है और रियांश के पास जाकर बोली, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे थे ना? रियांश ने जब परिधि के हाथ की तरफ देखा तो उसमें उसका ही फोन था, जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे, जिसे देख रियांश को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन जब उसकी नजर परिधि पर गई जो फोन के 2 टुकड़े होते देख टेंशन में नजर आ रही थी, तो रियांश के खुराफाती दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वो परिधि को देखते हुए गुस्से से लेकिन धीरे से बोला, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। उद्धरण चिन्ह। परिधि उसकी बात सुन उसे अपनी डरी सहमी आंखों से देखती है। तो वहीं केविन और क्रिश रियांश को कंफ्यूज होकर देख रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था कि रियांश के फोन की कीमत भले ही लाखों में हो, लेकिन फिर भी उसके टूटने पर रियांश को इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो एक फोन टूटने पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि वो अरबपति से रुढ़पति बन गया हो। रियांश परिधि को डरता देख एक डेविल स्माइल करता है, लेकिन वो सिर्फ 2 सेकंड से ज्यादा उसके चेहरे पर नहीं टिकती और वो अपना वही एक्सप्रेशन लेस चेहरा और कोल्ड वॉइस में आगे बोला, तुम्हें पता भी है इस फोन की कीमत क्या है? मेरा फोन सिर्फ मेरे लिए स्पेशली ऑर्डर पर बनाया जाता है, जिसकी कीमत लाखों में है और जिसे अब तुम्हें मुझे चुकाना होगा। उद्धरण चिन्ह। परिधि उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी में 1 रुपए का सिक्का तक नहीं देखा था, लेकिन यहाँ तो रियांश उसे लाखों रुपए चुकाने को बोल रहा है। अब वो लाख रुपए कैसे और कहां से लेकर आए? वहीं रियांश की बात सुन तो केविन और क्रिश भी हैरान और कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पागल आदमी आखिर करना क्या चाहता है। परिधि यही सोच रही थी कि वो रियांश के पैसों का इंतजाम कैसे करें। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो रियांश को देखते हुए अपने 32 के 32 दांत दिखाते हुए बोली, आपको आपके पैसे चाहिए ना, मैं अभी लेकर आई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर परिधि हवा की रफ्तार से वहां से चली गई। रियांश के साथ साथ केविन और क्रिश भी कंफ्यूज होकर उस ओर देख रहे थे, जहां से अभी परिधि मैराथन के खिलाड़ी की तरह दौड़ी थी। इसकी क्या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है जो बोलकर गई, अभी पैसे लेकर आई? क्रिश ने परिधि की नकल उतारते हुए कहा, जिस पर केविन अपना सर खुजलाते हुए बोला, आई डोंट नो, लेकिन अगर उसकी कोई लॉटरी वॉटरी लगी होती तो वो यहाँ परी की नानी बनकर थोड़ी ना रहती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से जो वो हमें अपनी 32 दिखाकर गई है ना, उसे देख तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़की फिर से कोई अतरंगी चीज करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, वो जब आएगी तब का तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, हम तीनों का ब्रेकफास्ट यही मंगवा लेता हूँ। बोलते हुए कृष्ण ने एक सर्वेंट के कहकर उनका ब्रेकफास्ट हॉल में ही मंगवा लिया और तीनों वहीं बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी ही देर में परिधि उछल कूद करते हुए रियांश के पास आई और उसकी तरह अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए आपके पैसे। रियांश ने अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए उसे अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसे बार बार पलटकर देखने लगा। वहीं केविन जो ऑरेंज जूस पी रहा था, जब उसने परिधि के मुंह से पैसे का नाम सुना तो रियांश के हाथ की तरफ देखने लगा और जैसे ही उसने उस चीज को देखा तो शौक के मारे उसके मुंह का सारा जूस सीधा बाहर ही निकल आया और वो अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ परिधि के दिए हुए पैसे को देखता रहा। वहीं क्रिश का भी हाल केविन से कुछ अलग नहीं था। वो जो खाना खा रहा था उसके साथ ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसे इस चीज का होश ही नहीं था कि उसके मुंह में अभी भी खाना भरा हुआ है। जो शौक के मारे वो खाना ही भूल गया था। परिधि अपने ऊपर प्राउड फील कर रही थी और इठला भी रही थी। आफ्टर ऑल मैडम ने रियांश के पैसे जो चुका दिए थे। फ्लैशबैक। थोड़ी देर पहले परिधि के दिमाग की बत्ती जली और वो फुल ऑन स्पीड से परी के कमरे गई और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसकी नजर परी की ड्राइंग बुक पर पड़ी, जिसे देख परिधि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। परिधि ने उस ड्राइंग बुक के कुछ लास्ट कोरे कागजों को फाड़कर ड्राइंग बुक को अपनी जगह वापस रख दिया, जिसकी वजह से वो परी की ड्रॉ की हुई ड्राइंग नहीं देख पाई। परिधि ने उन कोरे कागजों को फर्श पर रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले, उसके बाद चुटकी बजा दी और वो कोरे कागज बिल्कुल 2-2000 की नोटों जैसे दिखने वाले बहुत सारे कागजों में बदल गए। लेकिन फिर भी कोई भी उसे देख पहचान सकता था कि वो नकली नोट थे। लेकिन भला परिधि को कहाँ असली और नकली में फर्क समझ आने वाला था। वो तो उन गुलाबी कागजों को देखकर ही खुश हो गई। कम से कम उसकी ये मैजिकल पावर ने उसे आज उस शैतान से तो बचा लिया, वरना पता नहीं वो उसका क्या हाल करता। परिधि उन कागजों को सही तरीके से इकट्ठा करके उसे नीचे हॉल ले गई। प्रेजेंट टाइम। अब तो मैंने आपके पैसे भी लौटा दिए, तो अब तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं है ना? परिधि ने अपनी पलकें झपका
सुनकर बड़ी मासूमियत से रियांश से पूछा, जो बेचारा अभी भी शोक के मारे अपने हाथ में पकड़े हुए उन कागजों को ही देख रहा था। परिधि की आवाज सुन न ही सिर्फ रियांश बल्कि केविन और कृष भी शोक से बाहर आए। और जैसे ही उन दोनों की नजर रियांश पर पड़ी, जिसका चेहरा काले तवे से भी ज्यादा काला हो चुका था और उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी, जैसे उसे भरोसा ही ना हो रहा हो कि जिस रियांश कपूर के साथ लोग डील करने के लिए भी तरसते हैं, उसी रियांश कपूर को आज कोई लड़की कागज पर ड्राइंग करके उसे पैसों का नाम देकर उसके हाथ में थमा दिए। और वो तो बस उसे देखता ही रह गया। रियांश की ऐसी शक्ल देख केविन और कृष की तो हंसी ही छूट जाती हैं, लेकिन वो दोनों रियांश के गुस्से के सामने इतनी जल्दी शहीद नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनकी हंसी रही कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो दोनों अभी भी मुंह दबाकर हंसे जा रहे थे, जो अब रियांश को इरिटेट कर रही थी। और वो उन दोनों की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखता है तो वो दोनों डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वरना रियांश उन्हें हमेशा हमेशा के शांत करवा देता। रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और परिधि के सामने उन कागजों को दिखाते हुए बोला, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह, पैसे है और क्या? परिधि ने मासूमियत से जवाब दिया, जिस पर रियांश का अब दिमाग घूम रहा था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि पेपर पर ड्राइंग बनाने से उसे पैसे कहते हैं? किसी ने नहीं, लेकिन जब मुझे पता नहीं था कि पैसे कैसे दिखते हैं तो केविन ने मुझे अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर दिखाए। तब मुझे पता चला कि वो तो रागबेरगी कागज की नोट है। और आपने जब मुझसे पैसे मांगे ना, तब मेरे दिमाग एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना मैं वो ही रंग बेरंगी की कागज की नोटों को अपने हाथों से बना लूं। और फिर मैंने वैसा ही किया। देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, परिधि ने अपने आप पर इतराते हुए कहा। जी, इस पर केविन और कृष का तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। वहीं रियांश को परिधि की ये इंटेलिजेंट किसी मुसीबत से कम नहीं लग रही थी। परिधि की बातें सुनकर तो अब रियांश का अब दिमाग घूम रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि पेपर पर ड्राइंग बनाने से उसे पैसे कहते हैं? किसी ने नहीं, लेकिन जब मुझे पता नहीं था कि पैसे कैसे दिखते हैं तो केविन ने मुझे अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर दिखाए थे। तब मुझे पता चला कि वो तो रंग बिरंगे कागज की नोट है। और आपने जब मुझसे पैसे मांगे ना, तब मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना मैं वो ही रंग बेरंगी की कागज की नोटों को अपने हाथों से बना लूं। और फिर मैंने वैसा ही किया। देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, परिधि ने अपने आप पर इतराते हुए कहा। जी, इस पर केविन और कृष का तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। वहीं रियांश को परिधि की ये इंटेलिजेंट किसी मुसीबत से कम नहीं लग रही थी। रियांश ने परिधि की इन लॉजिकल बातें सुनकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे कि वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने 2-3 गहरी सांसें ली और अपनी आंखें खोलकर परिधि को देखते हुए चीड़ वाली मुस्कान के साथ उसे टोंट मारते हुए बोला, तुम्हें मुझे जो पैसे देने थे वो तुमने दे दिए ना, तो तुम अब यहाँ खड़ी क्यों हो? या फिर यही खड़े रहकर मेरे सर पर तांडव करने के बाद यहाँ से जाने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह, रियांश की बात सुनकर परिधि का तो मुंह ही बन गया। कहाँ वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए रियांश से तारीफ की उम्मीद कर रही थी, यहाँ तो तारीफ करना दूर, ऊपर से रियांश की टोंट से भरी बातें सुनने को मिल रही थी। परिधि का उतरा हुआ चेहरा देख केविन अपनी हंसी भूल परिधि के पास जाकर उसे देखते हुए रियांश के फैलाए हुए रायते को समेटने के इरादे से बोला, अरे रियांश के कहने का मतलब ये था कि हम लोग तो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, लेकिन तुमने परी का ध्यान रखने के चक्कर में खुद तो कुछ खाया नहीं होगा, तो वो तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज रहा था। फिर केविन थोड़ा परिधि के पास जाकर धीरे से बोला, उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या है ना, वो अगर किसी की परवाह भी करता है तो भी कभी दिखता नहीं है, लेकिन प्यार और परवाह सबकी करता है। सिर्फ दुनिया के लिए या उन लोगों के लिए जो उसके और उसकी फैमिली के दुश्मन बन बैठे हैं। ये सिर्फ उन सब के लिए ही हार्टलेस इंसान है, बाकी तो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। और वो तो तुमने देख ही लिया होगा कि वो परी के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। और तुम्हारे लिए भी तो उसने कल पूरे मुंबई शहर को अपने सर पर उठा लिया था। उद्धरण चिन्ह, परिधि उसकी बात सुनकर उसकी और कंफ्यूज होकर देखते हुए धीरे से बोली, लेकिन कोई पूरे शहर को अपने सर पर कैसे उठा सकता है? उद्धरण चिन्ह, केविन उसका सवाल सुन अपना सर किसी दीवार पर मारना चाहता था,
पता नहीं उसे भी बार बार कौन सा भूत सवार हो जाता है जो वो परिधि को कुछ समझाने या फिर यूं कहे कि अपने दिमाग का भरता उससे बनवाने चला आता है। केविन ने एक गहरी सांस ली और परिधि को समझाते हुए बोला, सर पर उठाना वो एक कहावत है जिसे आमतौर पर कभी कभी हम जैसे इंसान बोलते हैं। फिर धीरे से अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस धरती की हो ही नहीं, बल्कि किसी और ही प्लैनेट से आई हो ऐसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। तुमने कुछ कहा? परिधि ने जब केविन को अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए देखा तो उसे पूछ लिया। उसके इस तरह पूछने पर केविन थोड़ा गड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोला, मैं नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ सुना क्या? उद्धरण चिन्ह। परिधि मना करते हुए बोली, नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम सब ब्रेकफास्ट करो, मैं परी के पास वापस जाती हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए परिधि ने एक नजर रियांश पर डाली जो सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था, और वहां से परी के पास वापस चली गई। परिधि के जाने के बाद फाइनली कृष ने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया और जोर जोर से हंसते हुए सीधा सोफे पर ही गिर गया। कृष को ऐसे हंसते देख और रियांश को सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठे देख केविन की भी हंसी छूट जाती है और वो भी जोर जोर से हंसते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उन दोनों को जब भी याद आता कि थोड़ी देर पहले परिधि ने कितनी शान से द बिजनेस टाइकून रियांश कपूर को पेपर के पैसों के नोट बनाकर उसके पैसे चुकाए थे, जिसे याद करते उन दोनों की ही हंसी कंट्रोल से बाहर चली जाती। कृष बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रियांश की तरफ देखकर बोला, मुझे ये बता भाई कि तुझे ये दुनिया का 9वां अजूबा मिला कहाँ से? फिर केविन की तरफ देखते हुए धीरे से उससे आगे बोला, और सच बताऊं तो मुझे ना लगता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे मेरी फिल्म की शूटिंग छोड़कर यहाँ कुछ टाइम रुकना चाहिए, बिकॉज जितना एंटरटेनमेंट मुझे यहाँ आजकल मिल रहा है ना, उतना तो कभी शूटिंग करते वक्त भी नहीं मिला। इतना कहते कहते वो फिर से हंसने लगा, जो अब रियांश को और इरिटेट और गुस्सा दिला रहा था। उसकी आंखों की आईब्रो आपस में जुड़ गई और वो कृष की तरफ घूरकर देखते हुए अपनी कोल्ड एंड सख्त आवाज में बोला, कुछ दिन की छुट्टी लेने की जरूरत क्या है? तुम कहो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से मुक्ति दिला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रियांश की इनडायरेक्ट दी गई धमकी को सुन बेचारे कृष के तो पसीने ही छूटने लगे। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने बैठा ये शैतान जो कहता है वो करके भी दिखा सकता है। उसकी दी गई वार्निंग को अगर उसने इतने हल्के में लिया तो अब तक जो वो इस फिल्म इंडस्ट्री में राज करता आया है, रियांश के सिर्फ एक इशारे पर कल के बाद कोई उसे पहचानेगा भी नहीं। वो पूरी दुनिया में किसी के साथ भी पंगा ले सकता है, लेकिन इस शैतान के साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। कृष खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे इतनी जल्दी फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे बहुत आगे तक जाना है, तो छुट्टी लेना कैंसिल। कृष को रियांश के सामने भीगी बिल्ली बनते देख अब केविन को मजा आ रहा था। वो तीनों अपने में ही लगे हुए थे कि उतने में परिधि परी को लेकर हॉल में आई और परी सीधे अपने पापा के पास चली गई। रियांश ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी नाक को प्यार से खींचते हुए बोला, आपने ब्रेकफास्ट किया? उद्धरण चिन्ह। रियांश के सवाल पर परी अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगी। तभी केविन अपनी वॉच में टाइम देखते हुए रियांश से बोला, आई थिंक कि अब हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, आज हमारी मीटिंग है मिस्टर जॉन के साथ। रियांश उसकी बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और परी को परिधि को सौंपकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है कि तभी केविन परी को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर परी परिधि की गोद से उतरकर अपने पापा के पैरों को हग कर लेती हैं। रियांश जो अपना लैपटॉप बैग में रख रहा था, परी के इस तरह उसके पैरों को हग करता देख वो लैपटॉप बैग को साइड में रखता है और परी को अपनी गोद में लेकर उसके गाल पर हाथ रखकर उससे प्यार से पूछते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह। परी रियांश के सवाल पूछने पर दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए एक सेड सा फेस बना लेती हैं और उसकी आंखें तक नम हो चुकी थी। उसे इस तरह देख कोई भी पिघल सकता था। फिर यहाँ तो रियांश था जिसकी तो जान ही परी में बसती थी, तो भला वो अपनी बच्ची का उतरा हुआ चेहरा और नम आंखों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रियांश घबराते हुए परी के चेहरे को छूते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? आप मुझे बताओ क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। परी रियांश के लैपटॉप बैग की तरफ इशारा करती हैं।
लेकिन रियांश को समझ नहीं आता कि परी कहना क्या चाहती है। जब केविन को लगता है कहीं उनका प्लान खराब ना हो जाए, तो वो परी के इशारा को समझने का नाटक करते हुए रियांश से बोला, आई थिंक परी ये कहना चाहती है कि उसे भी तेरे साथ ऑफिस जाना है ना परी? उद्धरण चिन्ह। केविन ने परी को देखते हुए पूछा और अपनी आंखों से ही इशारा किया। तभी परिधि भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगी। जब रियांश ने परिधि को केविन की बात सुन हाँ में इशारा करते देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि परिधि क्या चाहती है। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप रो रहे थे? अरे ये घर, ऑफिस सब कुछ आप ही का तो है, और आप जब चाहें तब मेरे साथ ऑफिस चल सकती है। उसमें आपको ये मोटे मोटे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जानते हो ना, आपके पापा हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी गुड़िया के आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। सो प्लीज आगे से आप ऐसे नहीं रोओगे, ओके? परी रियांश की बात सुन खुशी से उसके गले से लग जाती हैं। फिर उससे अलग होकर परी पहले अपनी तरफ उंगली दिखाकर इशारा करती हैं, फिर रियांश की तरफ, उसके बाद परिधि की तरफ भी इशारा करती हैं, जिसका मतलब ये था कि वो चाहती थी वो तीनों एक साथ ऑफिस जाए। वो परिधि को भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाना चाहती थी, जो रियांश समझ जाता है। और अगर वो ना भी कहती, फिर भी परिधि परी की नानी थी, जिस वजह से उसे वो हर जगह होना होगा जहां परी होगी, ताकि वो वहां उसका ख्याल रख सके। रियांश परी के इशारे को समझते हुए बोला, अफकोर्स परिधि भी हमारे साथ ही चलेगी, क्योंकि उसे आपका ध्यान जो रखना है। उद्धरण चिन्ह। परिधि जब रियांश के मुंह से सुनती हैं कि वो भी उन लोगों के साथ बाहर जा सकती है, तो वो खुशी के मारे लगभग उछलते हुए बोली, सच्ची? मतलब मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। परिधि के ऐसे उछलते हुए देख एक पल के लिए तो वहां खड़े सभी लोग हैरान ही रह जाते हैं। लेकिन जैसा कि अब वो लोग काफी हद तक परिधि को समझने लगे थे, तो वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं। परिधि के ऐसे पूछने पर रियांश चिढ़ते हुए बोला, मैंने हिंदी भाषा में बोला था ना कि चाइनीज में, जो तुम्हें समझ नहीं आया, जो तुम उसी चीज को दोबारा पूछ रही हो। अब चलो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करता फिरूं। रियांश के ऐसे रूड तरीके से बात करने पर परिधि को अच्छा नहीं लगता और उसका मुंह बन जाता है। रियांश, परिधि, परी और केविन चारों कपूर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं क्रिश भी अपनी शूटिंग के लिए वहां से निकल जाता है। कपूर इंडस्ट्रीज। एक साथ 8 कारें पार्किंग एरिया में एक लाइन से आकर रुकती हैं। वहां का गार्ड जल्दी से रोल्स रॉयस के पास आकर उसका बैक डोर ओपन करता है, जिसमें से रियांश अपनी बेटी परी को गोद में लेकर बाहर निकलता है। और पीछे पीछे परिधि और केविन भी कार से बाहर निकल आते हैं। वो चारों रिसेप्शन एरिया से होते हुए रियांश की प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाते हैं। ऑफिस का स्टाफ उन्हें देखकर विश करता है, लेकिन सब शॉक्ड थे और साथ ही उनके मन में कई सवाल भी आ रहा थे कि उनके बॉस के साथ जो खूबसूरत लड़की चल रही है वो है कौन, और वो यहाँ उनके बॉस से साथ कर क्या रही है। क्योंकि ऑफिस के पूरे स्टाफ को ये बात अच्छे से पता थी कि रियांश लड़कियों से हमेशा ही दूर रहता था, और न ही वो कभी किसी लड़की को अपने साथ ऑफिस लाया था। फिर आज ये मिरेकल कैसे हो गया कि वो खुद किसी लड़की को अपने ऑफिस लेकर आया। कुछ लोग शॉक्ड थे, तो वहीं लड़कियों उन दोनों को साथ देख जेलस फील कर रही थी, और वहीं लड़के तो परिधि की खूबसूरती में ही खो गए थे। चारों रियांश की प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए 58th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो पूरा फ्लोर रियांश का था और जहां बिना परमिशन के आना मना था। लेकिन जल्दी कोई अपनी फुल ऑन बेइज्जती करवाने आने वाला था। रियांश, परिधि, परी और केविन चारों रियांश की प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए 58th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो पूरा फ्लोर रियांश का था और जहां बिना परमिशन के किसी को भी आना मना था। रियांश का केबिन प्योर वाइट थीम का था। पूरा केबिन ग्लास का बना हुआ था, यहाँ तक कि उस केबिन से अटैच रियांश का बेडरूम भी ग्लास का ही बना हुआ था। बीच में रियांश का ग्लास टेबल और उसकी रिवीलिंग चेयर के ठीक सामने 3 और रिवीलिंग चेयर रखी हुई थी। लेफ्ट साइड में 3 वाइट कलर के मॉडर्न सोफे, जिनके बीच में एक कॉफी टेबल रखा हुआ था। रियांश परी को अपनी गोद में लिए ही अपने केबिन में जाता है, और उसके पीछे पीछे परिधि और केविन भी। रियांश केबिन में आकर परी को सोफे पर बैठा देता है और अपने एक घुटने के बल पर बैठते हुए बोला, आप यहीं बैठो, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो मुझे अभी जाना होगा, लेकिन हम साथ में लंच करेंगे, ओके? रियांश की बात पर परी अपनी बड़ी बड़ी हल्की नीली आंखों को झपकाते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया।
रियांश एक छोटी सी स्माइल करते हुए परी के फॉरहेड पर किस कर देता है और परिधि को परी का ख्याल रखने का बोला केविन को अपने पीछे आने का इशारा करता है और केबिन से बाहर चला जाता है। केविन को रियांश का इशारा मिलते ही वो उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर जा ही रहा था कि तभी परिधि उसे रोकते हुए बोली, केविन एक मिनट। केविन पीछे मुड़ते हुए परिधि को देखकर, हाँ बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि तुम लोगों की मीटिंग तो काफी लंबी चलेगी ना। हाँ तो, उद्धरण चिन्ह। परिधि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो यहाँ बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि क्यों ना ये ऑफिस ही देख लिया जाए। अगर तुम्हारे बॉस को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये ऑफिस देख सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। परिधि बोलने के बाद अपनी उम्मीद भरी निगाहों से केविन को देखने लगी। वो बस हॉप कर सकती थी कि केविन उसकी रिक्वेस्ट को मान ले और उसे पूरा ऑफिस देखने की परमिशन दे दे, ताकि वो जो यहाँ करने आई है उसे वो कर सके। परिधि के रियांश के साथ यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो इसी बहाने घर से बाहर निकल सके और अपने सोलमेट को ढूंढ सके। अब उसने घर से भागकर जो गलती की थी उसके बाद तो रियांश उसे अकेले कहीं आने जाने देने वाला था नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ आने का ही फायदा उठाया जाए, और इसी वजह से वो रियांश के साथ उसके ऑफिस आने के लिए रेडी हो गई। केविन वापस परिधि की ओर आया और हंसते हुए बोला, उसमें भला उस डेविल को क्या परेशानी हो सकती है? तुम्हें ऑफिस ही देखना है ना, मैं किसी को भेजता हूँ, वो तुम्हें पूरा ऑफिस दिखा देगा। अगर इसके अलावा और कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे बस ऑफिस ही देखना था और कुछ नहीं। केविन बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और परी को एक स्माइल पास करके केबिन से बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में केबिन का डोर नॉक करते हुए एक लड़की अंदर आती है और परिधि को देखते हुए रिस्पेक्टफुली उसे ग्रिट करते हुए बोली, हेलो मैम, माय नेम इज सिया। मुझे केविन सर ने आपको ये पूरा ऑफिस दिखाने को कहा है, तो चले। उद्धरण चिन्ह। परिधि उसकी बात सुन अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं और परी को अपनी गोद में लेकर सिया के पीछे पीछे केबिन के बाहर निकल जाती है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में रियांश की मीटिंग चल रही थी। सिया परिधि को ऑफिस का हर एक डिपार्टमेंट दिखाती है और परिधि जानबूझकर वहां काम कर रहे एम्प्लॉय के पास से होकर गुजरती है ताकि उसके रहस्य तारे का रंग चेंज हो तो उसे पता चल सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। उसके ब्रेसलेट का तो रंग ही चेंज नहीं हो रहा था, जिसे देख परिधि को बड़ी चीड़ मचती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका वो सो कॉल्ड सोलमेट पता नहीं कौन सी गुफा में जाकर बैठा है जो वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रही। वो मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। वहीं रियांश जो कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी मीटिंग में बिजी था, पता नहीं उसे अचानक हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। केविन तुरंत उसे पानी का ग्लास थमाता है। पानी मीन के बाद रियांश को थोड़ी राहत मिलती है और अपने मन में सोचने लगता है, पता नहीं कौन मुझे इतनी बुरी तरह गालियां दे रहा है जो मेरी हिचकियां शुरू हो गई। उद्धरण चिन्ह। केविन रियांश का फेस देख समझ जाता है कि उसके मन में अभी क्या चल रहा होगा और वो मुंह बनाते हुए अपने मन में बोला, तूने काम भी तो ऐसे ही किए हैं ना जो लोग तुझे गालियां दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं परिधि ने सिर्फ आधा ऑफिस ही देखा था कि वो तो थक कर चूर हो गई। वो तीनों इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के ही फ्लोर पर थे। परिधि थककर वहीं एक चेयर पर बैठ गई और परी को भी एक चेयर पर बिठा दिया। सिया के फोन पर किसी का कॉल आया तो वो परिधि की परमिशन लेकर कॉल अटेंड करने वहां से चली गई। थोड़ी देर वहीं चेयर पर बैठने के बाद परी को प्यास लगती है और परिधि को इशारों में पानी पीने के लिए मांगती है। परिधि उसका इशारा समझते ही उसे एक एम्प्लॉय के पास छोड़कर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। वो एम्प्लॉय परी के पास ही बैठी थी, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी मुंह से एक भी शब्द बाहर निकाले, क्योंकि परी उसे अपनी हल्की नीली आंखों से ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो उसे अपनी आंखों से ही मार देगी। परी को हमेशा से अपने आसपास स्ट्रेंजर्स का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्पेशली वो जिसे वो जानती तक ना हो। और रियांश के ऑफिस में तो परी कभी कभार ही आती थी और तब रियांश या तो केविन के पास ही वो रहती थी। लेकिन अभी जो लड़की उसकी बाजू में बैठी थी, उसे देख परी की आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी, जैसे उसका यहाँ होना उसे बिल्कुल भी पसंद ना आया हो। परी की ऐसी जानलेवा नजरें वो एम्प्लॉय अब और अपने ऊपर नहीं झेल सकती थी, इसीलिए वो परी से बहाना मारते हुए वहां से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद जो परी का चेहरा अब तक कठोर नजर आ रहा था, अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था और उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले यही मासूम दिखने वाली बच्ची इतनी खतरनाक दिख रही थी।
कि कोई भी उसे देखकर अंदर तक कांप उठता। परी वापस से बिल्कुल शांत और नॉर्मल हो चुकी थी और अपने पैरों को आगे पीछे हिला रही थी, जो कि उसकी आदत में था, चेयर पर बैठे हुए अपने पैर हिलाना। तभी वहां किसी के हिल की टिक 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 की आवाजें आने लगी। सारे एम्प्लॉय का ध्यान उस ओर चला गया। एक लड़की जिसने शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर भर भर के मेकअप पोत रखा था और बड़ी अदा से अपनी पेंसिल हिल से चलती हुई आ रही थी। लेकिन जैसे एम्प्लॉयज ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उनका चेहरा काला पड़ गया और सब ने वहां से अपनी नजरें हटाकर वापस अपने काम में लग गए। और वो लड़की चलते हुए जैसे ही परी के पास से होकर गुजरती है कि तभी परी जो अपने पैर आगे पीछे हिला रही थी, वो लड़की उससे टकरा जाती हैं और एक धड़ाम की आवाज के साथ औंधे मुंह आगे की तरफ फर्श पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। आह! परी जब देखती है कि उसके पैर हिलाने की वजह से कोई फर्श पर गिर गया है तो वो डर जाती है और चेयर से नीचे उतरकर उस लड़की को अपनी डरी सहमी आंखों से देखने लग जाती है। वहीं जब वहां का स्टाफ उस लड़की की चीख सुनता है तो उनका ध्यान वापस से उसकी ओर चला जाता है और उसे फर्श पर औंधे मुंह गिरे देख सब शोक के मारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और सब उसे देख देख हंसने लग जाते हैं। वो लड़की फर्श पर से उठती हैं। उसके चेहरे पर अभी गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन जब उस लड़की को अपने कान में वहां काम कर रहे एम्प्लॉयज की हंसी की आवाज सुनाई देती है तो उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो लड़की गुस्से से पीछे मुड़ती है और उसकी नजर सबसे पहले परी पर जाती है, जो उसे ही अपनी डरी सहमी आंखों से देखे जा रही थी। वो लड़की परी के पास जाकर उसे अपनी उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, यू सिली गर्ल, तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर गई, मुझसे अभी के अभी माफी मांगो वरना। वो बस उतना ही बोल पाई थी कि परी को बहुत तेज गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपना पूरा जोर लगाते हुए उस लड़की को पीछे की ओर धक्का दे दिया। परी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज उसकी पेंसिल हिल की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वापस फर्श पर गिर गई। लेकिन इस बार वो पीठ के बल गिरी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी कमर में बहुत तेज दर्द होता है और एक बार फिर से उसकी दर्द के मारे चीख निकल जाती है। आह! उस लड़की के वापस गिरने से वहां के एम्प्लॉयज के हंसने की आवाज और तेज हो जाती हैं और वो लोग और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उन सब की ये हंसी उस लड़की के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर गई और वो अपने आप को संभालते हुए उठी और परी को अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगी और उसकी तरफ आगे बढ़कर गुस्से से यू बोलते हुए उसने परी पर अपना हाथ उठाया तो परी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। ये देख सबकी हंसी तो मानो हवा हो गई और वो लोग शॉक्ड होकर उस ओर देखने लगे। लेकिन तभी किसी ने आकर उस लड़की का हाथ हवा में ही रोक लिया और गुस्से से उस लड़की का हाथ झटक कर उसके लेफ्ट गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि वो लड़की लड़खड़ाते हुए वापस फर्श पर गिर गई। उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगा था और उसके लेफ्ट गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। सारे एम्प्लॉयज ये नज़ारा देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े उस शख्स को शॉक्ड होकर देखने लग जाते हैं।